नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रही है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के घर पर एक गुप्त बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह बैठक निकाय चुनावों में टिकट वितरण को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। बैठक के दौरान हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली ने पार्टी को कमजोर किया है। हरक सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि हरीश रावत के निर्णय पार्टी के सामूहिक हितों के बजाय उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत 2016 में हुए दल बदल और कांग्रेस सरकार गिराने के षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार लोगों को ठीक से संभाल नहीं पाए, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। हरीश रावत ने भी हरक सिंह रावत के आरोपों का जवाब दिया और सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट लिखकर 2016 के घटनाक्रम को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा 2016 में किस तरीके से दल बदल की प्लॉटिंग हुई, षड्यंत्र रचा गया और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया, इसका पूरा सच सामने आए, इसकी अपेक्षा है। मैं इन घटनाओं को लेकर अपने तथ्यों को जनता के सामने रखूंगा। यह घटनाएं न केवल कांग्रेस की राजनीति पर बल्कि राज्य के विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती है। उत्तराखंड की राजनीति में यह पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने रामनगर निकाय चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। यह फैसला हरीश रावत और रंजीत रावत के बीच चल रही खींचतान का नतीजा माना जा रहा है। रामनगर कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन इस बार पार्टी आंतरिक विवादों के कारण चुनावी मैदान से ही बाहर हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की है। पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा, यह बहुत दुखद है कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण हमें रामनगर में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लेना पड़ा। इससे न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, बल्कि पार्टी की छवि भी खराब हुई है। कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार भी पार्टी की अंदरूनी कलह का परिणाम थी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करने में असफल है और जनता का विश्वास खो रही है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को तुरंत हस्तक्षेप कर विवादों को सुलझाने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सतीश, तो जिस तरह से कांग्रेस में कलह है, जिस तरह से एक दूसरे को नेता आरोप और प्रत्यारोप की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं, हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच बहस हो रही है, ऐसे में यह सियासी उठापटक किस ओर इशारा करती है? क्या कुछ रहा पूरा मामला और अभी तक का अपडेट क्या है? जैसे मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जब भी चुनाव आते हैं तो गुटबाजी का दौर लगातार चलता है, क्योंकि कांग्रेस का यही रहा है, आज से नहीं हमेशा का यही रहा है। हाँ। तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके की गुटबाजी हुई है, तो ये देखने को मिला है कि जो है बहुत कोई सामान्य नहीं है। तो क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से कल भी जी 2 दिन पहले यशपाल आर्य के घर, नेता प्रतिपक्ष में यशपाल आर्य, उनके घर जो बैठक हुई तो उसमें ये आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसको लेकर लगातार चर्चाओं में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इसी तरीके से स्थिति चलेगी तो कैसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे को जीत मिलेगी, तो जीत को लेकर अभी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यही हाल रहेगा कांग्रेस में तो देखा ये जाएगा कि स्थिति बहुत मुश्किल होगी चुनाव लड़ने की। कल भी देखा गया होगा, आपने देखा होगा कि स्थिति ये रही है कि निकाय चुनाव में कि जब टिकट बंटवारे को लेकर एक निजी होटल में जो है कार्यकर्ताओं और कुछ पदाधिकारियों की काफ हुई हुई है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमेशा कांग्रेस जो है बैकफुट पर रही है। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहे हैं और लगातार लगाते रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने देहरादून मेयर के लिए सौरभ थपलियाल पर दांव लगाया है। नामांकन से पहले देहरादून के विधायकों से थपलियाल मिलने पहुंचे और पार्टी विधायकों से सपोर्ट की अपील की। सौरभ ने कहा कि मेरा उद्देश्य देहरादून की जनता की सेवा करना है। शहर को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। देहरादून महानगर जो कार्य में अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही सौरभ ने कहा कि केंद्रीय राज्य नेतृत्व मुझ पर भरोसा जताया है उन्होंने और उसके लिए वह उनका आभारी है। वहीं देहरादून के बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से मेयर प्रत्याशी के नाम पर चुने जाने के लिए सौरभ थपलियाल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी सौरभ को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी का सौरभ ने आभार जताया है। आपको बता दें कि उन्हें मेयर प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया और उसको लेकर वह काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड नगर निगम के 100 वार्डों के लिए कांग्रेस पार्टी ने पार्षद पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने वार्डों के लिए पैनल तैयार करके रायशुमारी की। इसके लिए देहरादून के निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने विधानसभावार पार्षद प्रत्याशियों से मुलाकात की। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं से भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम की 100 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। राजपुर रोड के एक होटल में महिला और उसके साथियों ने लाखों रुपए देकर टिकट देने का आरोप लगाया। बंद कमरे में टिकटों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना यह तय है और जिस तरह से पार्षद के दावेदार कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी इस क्लिप में कहीं न कहीं शामिल नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सतीश, जो अब निगम चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति तेज है। कांग्रेस पदाधिकारियों पर इस टिकट की जो खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, इसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और लाखों रुपए की जो हेरफेर की बात की जा रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, मैं बात करूं कि रोष होता है कार्यकर्ताओं में, और तो कार्यकर्ताओं का रोष कांग्रेस में इतना देखने को मिला कि कल एक निजी होटल में मार पिटाई तक की नौबत आ गई। वहां पे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी थे और वो लोग टिकट को लेकर मंथन कर रहे थे, लेकिन वहीं पे कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और कार्यकर्ताओं के बीच जो है साफ-सुनी हो गई, उनके साथ हाथापाई होने से नौबत आ गई और थोड़ा बहुत हाथापाई हुई भी है। इस तरीके से लगातार आरोप लगाते रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि जो है टिकट को बेच रहे हैं और टिकट को बेचने के बाद जो है उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो टिकट खरीद सकते हैं। इसको लेकर काफी कासुनी है, लेकिन इसी पे सफाई देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा बसूनी ने कहा है कि कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो उस पे, हाँ ये होता है कि किसी को टिकट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो ये नहीं है कि सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाए, तो कोई संतुष्ट हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। तो उसको लेकर भी लगातार बातें चल रही कांग्रेस में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति रही है हमेशा की कि कभी को किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुई और सार्वजनिक रूप से काफुनी देखने को मिल रही है, तो इस पे चुनाव पे बहुत असर पड़ता है और कोई शुभ संकेत नहीं आते हैं इसमें जो स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से सामने आ रही है कि टिकटों की खरीद, तो उसको लेकर बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं कांग्रेस की, और इस तरीके से अगर चलेगा तो निगम के चुनाव भी कांग्रेस के हाथ से जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं बागेश्वर नगर पालिका सीट से कांग्रेस पार्टी ने कवि जोशी के नाम की घोषणा के एक दिन बाद ही टिकट को बदलते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल के नाम की घोषणा कर दी है, जिससे कवि जोशी के समर्थकों में गहरी निराशा छा गई है।
पार्टी हाईकमान ने एक दिन पहले ही युवा नेता कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी। कवि जोशी के नाम की घोषणा के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने पार्टी के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक दिन बाद अपने निर्णय को पलटते हुए गीता रावल की घोषणा कर दी। कांग्रेस की इस दुविधा भरे फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों में गहरी निराशा और मायूसी छाई है। कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने के बाद कवि जोशी ने बागेश्वर जिला कांग्रेस के नेताओं पर टिकट काटने का ठीकरा फोड़ा है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। से संगठन के द्वारा दोबारा टिकट को बदला गया है और कहीं ना कहीं बागेश्वर के कुछ तथाकथित जो राजनेता हैं उनके द्वारा मेरे टिकट को बदल कर मेरी राजनीतिक हत्या करने की जो साजिश रची गई है, और जबकि पूरी बागेश्वर की जनता मेरे संघर्षों के जो मैंने काम किया जनता के हित के लिए उसके साथ खड़ी है, उसके बावजूद भी मेरे इस टिकट को बदलकर जो गलत निर्णय हमारी कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है, मैं उससे घोर रूप से आक्रोशित और मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और मैं चाहूँगा कि जल्द ही संगठन पुनर्विचार करते हुए बागेश्वर की जनता का सम्मान करते हुए टिकट को वापस मुझे संशोधित करके दिया जाए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पौड़ी और सतपुली के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पौड़ी नगर पालिका महिला सीट के लिए कांग्रेस ने यशोदा नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो सतपुली नगर पंचायत के लिए युवाओं पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है और सतपुली के युवा जितेंद्र चौहान पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। अब लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी या फिर निर्दलीय निकाय चुनाव में फतह कर पाते हैं। नगर पालिका सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने कहा कि वे लंबे समय से सामाजिक कार्य में लगी हैं और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। अब उम्मीद है कि संगठन एकजुट होकर नगर पालिका अध्यक्ष सीट को कांग्रेस की झोली में डालने के लिए काम करेगी। तो वहीं नगर पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने युवाओं को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से नगर पंचायत सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। पौड़ी नगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सुषमा रावत ने कहा कि चुनाव में उनके मुद्दे पौड़ी को पर्यटन नगरी की पहचान दिलाने से लेकर शहर में कूड़े के निस्तारण और पानी की समस्या को दूर करना रहेगा। सुषमा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से वे चुनाव जीतेंगी और अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों को बड़े मार्जिन से शिकस्त देंगी। अभी नामांकन किया मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र का जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से घोषित किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगी। पर्यटन से हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, और सबके साथ मिलके जो यहाँ से वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठ के यहाँ से रणनीति बनाई जाएगी और इस नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए हम तत्पर अग्रसर। मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी ओबीसी महिला सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपमा पवार गुप्ता ने नामांकन किया। टिहरी बस स्टैंड से अपने समर्थकों के साथ अध्यक्ष पद और सभासद पद के दावेदारों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष रैली में शामिल हुए और घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पर एक सभा के रूप में वे एकत्रित हुए, जहां पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष पद पर उपमा पवार गुप्ता और सभासद पद पर प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। वहीं अध्यक्ष पद की दावेदार उपमा पवार गुप्ता ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए शहर के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मसूरी मॉल रोड में फूड फेस्टिवल के अंतर्गत विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पहाड़ी व्यंजन पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। दाल पकौड़ियाँ, अरसे कंडाली का साग, फाणा झंगोरे की खीर, पहाड़ी दालों की जमकर खरीदारी की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। पहाड़ी स्टॉल संचालिका सुलोचना रावत ने बताया कि उनके खाने को काफी पसंद किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वह कार्य करते हैं, जिसे काफी पसंद किया जाता है। इसमें हमारे में तो स्टॉल लगा रखा है, हर साल लगता है हमारा ये। जैसे 2022 से हम लगा रहे स्टोर को, तो 2022 में हमने फर्स्ट प्राइज मिला, 2023 में थर्ड आया हमारा। तो इस बार का तो अभी पता नहीं, मतलब जो भी खा रहे हैं हमारा खाना पहाड़ी खाना, तो सभी मतलब सब लोग अच्छा बोल रहे कि सब खाना अच्छा है आपका। क्या बना रही हैं आप? हमारे दाल के पकौड़े है, मंडुआ की रोटी है जो हमारे पहाड़ में होती, और तोर की दाल है, कंडाली की सब्जी है। अस्का है हमारा जो मतलब हमारे पहाड़ में बनता, हमारे जौनपुर में बनता सबसे पहले। हमारे जब पहले त्योहार होता तो अस्कू का ही होता है। जैसे दाल के पकौड़े तो ये शुभ माने जाते हैं हमारा, जो हमारा पहाड़ में जब कुछ भी होती है, शादी होती है, तो सब शुभ माने जाते हैं दाल के पकौड़े। तो जो हमारा भी स्टॉल है तो मतलब हमें अच्छा वो मिला, मतलब इसमें कि अच्छा है हमारा, सबसे अच्छा है जितने भी स्टॉल। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब इस बार भी हमारा अच्छा ही रहेगा। खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने तहसील परिषद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल मशाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल खटीमा तहसील परिषद से लेकर खटीमा मुख्य चौराहे तक पहुंची और उसके बाद चकरपुर में नवनिर्मित वन चेतना केंद्र खेल मैदान ये पहुंची। यहां पर 10 जनवरी 2025 से मल्लखंब खेल का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने सभी खिलाड़ियों को 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल की शर्ट वितरण की। इसके बाद खेल अधिकारी ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां पर 10 जनवरी को खेल खेला जाएगा। जानकी कार्की ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में इस वर्ष उत्तराखंड में भी इन खेलों का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। सभी जिलों में यह खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी खेल चल रहे हैं और खटीमा में भी 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत मल्लखंब का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। 14 फरवरी तक होने हैं और ये हमारे 28 तारीख से 29 तारीख तक 2 दिवसीय हमारा टॉर्च का जो यात्रा है ये रुद्रपुर में चल रही है। और यहाँ पर को खटीमा में मलखंब होना प्रस्तावित है। बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यहाँ पर को पहली बार बहुत बड़ा आयोजन मलखंब होने जा रहा है और टोटल हमारे रुद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट में 6 इवेंट हो रहे हैं। हमारे साइकिलिंग हो रही है, रोड साइकिलिंग हो रही है और वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और शूटिंग का एक इवेंट और हमारा रुद्रपुर में आया है। तो टोटली हमारे 6 इवेंट हो गए और ये कल आज तक का यहाँ है। कल सुबह ये चंपावत को रवाना हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सके, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। सेना द्वारा राज्य में जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था करने की तैयारियों में जुट गई है। 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। नव वर्ष पर उत्तराखंड में पर्यटकों के उमड़ने की संभावना के बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरे समय खुले रहेंगे।
श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन और रात्रि में दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर का कहना है कि यह सरकार की अच्छी पहल है और इस पहल से कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।